आज हम बात करेंगे ईडी करंट के बारे में। ईडी करंट क्या होता है? तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट मतलब सीरीज चला रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 3 वीडियो अपलोड हो चुका, तो जिसमें सेकेंड वाला वीडियो मात्र 10 मिनट का है। चूँकि वो वीडियो लाइट ऑफ होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पुनः दोबारा वीडियो बनाए तो वो पार्ट 3 में चला गया। तो अब हम बात करते हैं ईडी करंट। ईडी करंट क्या होता है? ईडी करंट को हिंदी में भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा, ये ईडी करंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था और उस विद्युत वाहक बल की वजह से विद्युत धारा प्रेरित होता था। तो मतलब चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था उससे विद्युत धारा उत्पन्न होता था। तो चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारणों से परिवर्तित हो सकता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, यानी परिवर्तित हो रहा हो, तब जाकर के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो सकता है, या नहीं तो लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा हो, तो उस वजह से भी चुंबकीय फ्लक्स बदल सकता है। तो ये जो भंवर धारा है, ये 2 कारणों से फ्लक्स इसमें परिवर्तन होता है। या तो कंडक्टर यानी चालक पदार्थ के कंडक्टर के मोशन के वजह से, यानी गति के वजह से, चालक पदार्थ के यानी कंडक्टर के मोशन की वजह से, या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसको भंवर धारा कहते हैं। फिर से सुनेंगे, ये भंवर धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? या तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखेंगे तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, या किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, मतलब मोशन में है, तो चालक पदार्थ के गति की वजह से भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो चालक पदार्थ के गति की वजह से या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको ईडी करंट कहते हैं या भंवर धारा कहते हैं। इस ईडी करंट का एक और नाम है, इसको फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, ये फोकाल्ट एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है नाम, तो इसको फोकाल्ट करंट कहते हैं। हालांकि हिंदी में जिसके लिए वर्ड लिखता है ये फोको धारा लिखता है। हिंदी में इसके लिए जो वर्ड लिखता है ये एक फोको धारा लिखता है। अब है कि ये ईडी करंट ये एक तरीके का अवांछित धारा है। ईडी करंट क्या है? यह एक अनवांटेड करंट है। हम नहीं चाहते हैं यह उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी ये उत्पन्न हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे कि ईडी करंट के वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और उस लॉस ऑफ एनर्जी को कम करने के लिए क्या उपाय है। तो उस ट्रांसफार्मर में इस भंवर धारा की वजह से ऊर्जा की हानि हो जाती है। कोई पूछेगा कैसे हानि हो जाती है? तो इसमें विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाती है। तो इस ईडी करंट को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर में परतदार क्रोट का इस्तेमाल किया जाता है। परतदार या ऐसे बोलें कि लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल किया जाता है। लेमिनेटेड कोर मतलब एक पतला पतला पट्टी होता, पतले पट्टी को पेंट करके एक ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चौंका जाता है। तो लेमिनेटेड कोर का, आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है इस भंवर धारा को रोकने के। तो लेमिनेटेड आयरन कोर में होता क्या है कि एक का चुंबकीय फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं हो पाता, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो कंडक्टर से ज़्यादा लिंक होता, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में प्रवेश करने नहीं देता, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए परतदार क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर में भंवर धारा को कम करने के लिए। इसको कम करने के लिए उपाय क्यों ढूंढे जाते हैं? चूँकि इससे ऊर्जा की हानि होती है। ये एक तरीके का अवांछित धारा है। ये फोकाल्ट करंट है।
अब है कि कई बार ये विद्युत धारा उत्पन्न हो ही गया, तो इस विद्युत धारा को कम करने का क्या उपाय, या इस विद्युत धारा को कम करने के उपाय तो देख ही लिए। तो इसको अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या किया जा सकता है। तो इसका जो उपयोग होता है एक इंडक्शन मोटर में होता है। इंडक्शन मोटर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग स्पीडोमीटर में भी करते हैं। स्पीडोमीटर यानी गति मापक यंत्र, स्पीडोमीटर में यानी गति मापक यंत्र में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गति मापक यंत्र में स्पीडोमीटर प्रायः ये मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइक में इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम लोग उसके स्पीड को डिटेक्ट करते रहते हैं कि कितने स्पीड पे है। स्पीडोमीटर यानी गति मापक यंत्र में करते हैं। और इसी का उपयोग हम लोग डेडबिट रोटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को दोलन रुद्ध बनाने में भी करते हैं। धारा मापी को दोलन रुद्ध बनाने में डेडबिट रोटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, डेडबिट रोटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल मूव कर रहा है, तो हमने लेंज लॉ में भी कहा था कि विद्युत धारा जिसके वजह से उत्पन्न होता है हमेशा उस कारण का विरोध करता है। तो यहाँ चालक पदार्थ के गति की वजह से यानी उसके रोटेशन की वजह से यहाँ भंवर धारा उत्पन्न होता है। तो इस रोटेशन का ही वो विरोध करेगा, क्योंकि उस रोटेशन यानी मूवमेंट की वजह से चुंबकीय फ्लक्स वहाँ परिवर्तित होता है। तो ये जिस किसी भी कारण से विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी का ये क्या करता है, विरोध करता है। तो डेडबिट रोटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को दोलन-रुद्ध बनाने में। और एक चीज़ और देखेंगे कि रेलगाड़ी के ब्रेक में या इसी को लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी क्या होता कि जैसे मान लीजिए चक्का रोटेट कर रहा होता है, तो उस रोटेशन की वजह से यहाँ भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। तो रोटेशन की वजह से भंवर धारा यानी ईडी करंट जैसे उत्पन्न हो गया, तो इस ईडी करंट का एक टेंडेंसी होता है कि यह जिसके कारण उत्पन्न हुआ, तो किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो उसके रोटेशन की वजह से, एक्सिस के रोटेशन की वजह से उत्पन्न हुआ, तो उस रोटेशन का विरोध करने लगता है। यानी जिस दिशा में वो मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता चला जाता। तो रेलगाड़ी के ब्रेक में या इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडक्शन चूल्हा, ये इंडक्शन फर्नेस एक होता है। आप लोग चाय वगैरह बनाते होंगे या कई बार इस पे पानी वानी गर्म करने का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडक्शन चूल्हा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको इंडक्शन फर्नेस कहा जाता है। तो ये था हमारा ईडी करंट। इसी को हम लोग फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। ये एक तरीके का अवांछित धारा है, हम नहीं चाहते हैं ये उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी उत्पन्न हो जाता। तो इसको कम करने का उपाय, इसका उपयोग क्या होता है, तो इस तरीके का हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा। अब एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन धारा। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ये विस्थापन धारा क्या होता है, ये एक ऐसा धारा है जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उत्पन्न होता है। मतलब परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाता है।
विस्थापन धारा कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा कितना, तो इसको आई डी से डिनोट करते हैं। ये होता है एप्सिलॉन नोट डी फाइव बटे डी टी। ये डी फाइव क्या, तो यहाँ फाइव जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये ई इंटू ए होगा। यही ई जो है वेरी करता है, ई के वेरी करने की वजह से फाइव वेरी कर जाता है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र वेरिएबल है, जिसकी वजह से फ्लक्स वेरिएबल हो, और फ्लक्स वेरिएबल होने की वजह से ये करंट डेवलप होता है। एक होता चालन धारा। क्या होता, चालन धारा। चालन धारा को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, ये करंट क्या होता कि आवेश के प्रवाह के कारण, आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, यानी कोई भी कंडक्टर में आवेश की गति की वजह से, यानी चार्ज के मोशन की वजह से जो विद्युत धारा उत्पन्न होता, आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न विद्युत धारा चालन धारा कहलाता। चालन धारा कहलाता, चालन धारा कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, ये आई सी से डिनोट करते हैं। तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफिकेशंस। एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफिकेशंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। उसी में एम्पियर सर्किटल लॉ के मॉडिफिकेशंस को मैक्सवेल साहब ने मॉडिफाई किया था, जिसकी वजह से इसको मैक्सवेल्स का मॉडिफिकेशंस कहते हैं। इसको लिखते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर के परिपथीय नियम का, एम्पियर के परिपथीय नियम, परिपथीय नियम का परिमार्जित स्वरूप, परिमार्जित स्वरूप। एम्पियर के परिपथीय नियम का क्या है, परिमार्जित स्वरूप। एम्पियर के परिपथीय नियम का परिमार्जित स्वरूप क्या है, यानी बदला हुआ रूप क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। यहाँ क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन में हम ये सिंबल दे देते थे, ये सर्किल टाइप का। तो ये क्या कहता था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये था एम्पियर का परिपथीय नियम। लेकिन ये इनवैलिड हो गया था कुछ केस में, ये इनवैलिड या इनकंसिस्टेंट हो गया था। इट इज़ इनकंसिस्टेंट फाउंड इन चार्जिंग कंडीशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र के आवेशन की स्थिति में, यानी जब उसको चार्ज कर रहे होते तो चार्जिंग कंडीशन में ये लॉ वैलिड नहीं हो पाता था। तो वैलिड नहीं हो पाया, तब जाकर के मैक्सवेल साहब ने वहाँ एक मॉडिफिकेशंस किया, जिसको मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे इसको, जो एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया था, एम्पियर साहब के सर्किटल लॉ को जो मॉडिफाई किया था मैक्सवेल साहब ने किया था, इसलिए इसको मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशंस या मैक्सवेल का परिमार्जित स्वरूप भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट ही केवल नहीं होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ, देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डीएल क्या है, लाइन है। लाइन इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सम ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इन्होंने कहा था। तो इसी को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड को भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी हम इंटीग्रेशन के अंदर लिख चलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सम ऑफ कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। यही मैक्सवेल साहब ने मॉडिफाई किया था, मतलब सिर्फ करंट के बदले उन्होंने कहा था कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
कन्वेंशनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम का म्यू टाइम्स होता है, यानी चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू गुना होता क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये भी क्या, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये डीएल एक छोटा सा रेखा है और उसका समाकलन करेंगे तो ये समाकलन कर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू गुना होता है। ये मैक्सवेल साहब का मॉडिफिकेशन था। अच्छा, इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कन्वेंशनल करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इस बात को आप प्रूफ करें। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को किसी सेल से हमने कनेक्ट किया तो इसमें करंट जाता है, इस तार में जो है ये कन्वेंशनल करंट ही जाता है, यानी चालन धारा जाता है, क्योंकि आवेश के गति की वजह से यहाँ उत्पन्न होता है चार्ज। लेकिन इस कैपेसिटर के अंदर जो होता है ये एक्चुअल में यहाँ चार्ज का फ्लो होता नहीं है, यहाँ ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएबल होने की वजह से उसके अंदर चार्ज फ्लो होता। तो हम क्या करते हैं कि कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, इस बात को प्रूव करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट करंट के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो फार्मूला होता था ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटे डी टी होता था। तो फाई को हमने अब फाई को अगर हमको लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से लिखे, गॉस के प्रमेय में हम पढ़े थे कि किसी भी बंद लूप में जो परिबद्ध आवेश होता है उस आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो डी बटे डी टी और ये फाई को हम क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये 1 बटे एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर कर देते तो डी बटे डी टी और ये क्या हो जाएगा क्यू। तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आई इक्वल टू बचेगा डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा देखो आई, अच्छा आवेश के प्रवाह की वजह से जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है इसी को तो हम कहते हैं चालन धारा। तो ये आई डी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई सी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कन्वेंशनल करंट यानी विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होता है। इस बात को ये प्रमाणित करता है। अब हम आगे बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के, हालांकि हम ट्रांसफार्मर को भी यहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल है। तो हम लोग इससे जस्ट बाद वाले चैप्टर यानी अल्टरनेटिंग करंट में भी इन डिटेल से पढ़ेंगे, चूँकि वहाँ अल्टरनेटिंग करंट का कुछ कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि मैक्सिमम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो बेस्ड है, तो यहीं का है, लेकिन फिर भी हम उसको वहाँ पढ़ाएंगे, चूँकि कई बार अल्टरनेटिंग करंट का वहाँ जिक्र आता है। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे डेवलप होता है उसके बारे में इन डिटेल्स हम पढ़ लेंगे, तब जाके ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए। अभी थोड़ा सा हम मोटर के बारे में पढ़ लेते हैं। डायनेमो या मोटर क्या होता है। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में एसी डायनेमो है, यहाँ डीसी डायनेमो हमारे सिलेबस में अब है नहीं। तो एसी डायनेमो या इसी डायनेमो को हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, इस जनरेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एसी डायनेमो या जनरेटर, कोई पूछेगा ये एसी डायनेमो या जनरेटर क्या है, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर शुद्ध हिंदी में हम बात करें, यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करने का कार्य करता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये किस सिद्धांत पे आधारित है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब है कि इसका कंस्ट्रक्शंस कितना है, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या पढ़ना है। कंस्ट्रक्शंस यानी बनावट,
तो बनावट या इसी को शुद्ध हिंदी में रचना भी कहते हैं। तो इसकी रचना के मेनली 3-4 पार्ट हैं। तो देखेंगे पहला पार्ट जो है वो है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, चुंबक। दूसरा पार्ट जो है ये है इसका कॉइल नहीं तो आर्मेचर। और तीसरा पार्ट जो है इसका है ये स्लिप रिंग। क्या है? स्लिप रिंग। और चौथा पार्ट जो है इसका कार्बन ब्रश। तो मैग्नेट यानी चुंबक है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुंडली, और आर्मेचर को भी हिंदी में आर्मेचर ही लिखते हैं। और स्लिप रिंग को हिंदी में सर्पी वलय कहा जाता। कार्बन ब्रश को भी हिंदी में कार्बन ब्रश ही कहते हैं। ये सब क्या है, तो इस सब के बारे में इन डिटेल से हम इधर बात करते चले जाते हैं कंस्ट्रक्शंस में। ये मैग्नेट का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेमो बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और वीक मतलब लो पावर डायनेमो अगर बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल डाला जाता है, एक आयताकार कुंडली डाला जाता है, और इस आयताकार कुंडली को एक रॉड के शाफ्ट पर किसी स्लिप रिंग के सहारे घुमाया जाता है। स्लिप रिंग के सहारे इस तरीके से घुमाया जाता है, इस तरीके से। ये स्लिप रिंग S1 है और ये स्लिप रिंग S2 है, और इस बीच में ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराए जाने का कोशिश करते हैं। और कार्बन ब्रश यहाँ लगा होता है, यहाँ एक कार्बन ब्रश यहाँ होता है और दूसरा कार्बन ब्रश यहाँ होता है। इस बीच में एक लोड का रेसिस्टेंस होता है जो RL है, एक लोड का रेसिस्टेंस RL है। इसको जब रोटेट कराया जाता है, इस मैग्नेट के अंदर इस कॉइल को जब रोटेट कराया जाता है तो रोटेट कराने पे उसके अंदर का जो चुंबकीय फ्लक्स है बदलता चला जाता है। चूँकि ये जो फाई होता है ये BA cos थीटा होता है, और थीटा इक्वल टू ओमेगा T हम लोग लिख सकते हैं, cos ओमेगा T। ये टाइम टू टाइम इसका ये जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा तो थीटा बदलता चला जाता, और थीटा के वेरिएबल होने की वजह से ये फाई बदलता चला जाता है। और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो टोटल एक टर्न का फ्लक्स BA cos ओमेगा T है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n BA cos ओमेगा T होता। आपने फैराडे के नियम से पढ़ा था कि अगर इसको रोटेट कराया जाए, यानी मोशन की वजह से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो चूँकि E इक्वल टू होता है -d∅dt, तो इसको n∅ लिख सकते हैं। तो फाई का वैल्यू कितना, तो d/dt n cos ओमेगा T, तो n cos ओमेगा T। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे n नंबर ऑफ टर्म्स, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कुछ भी कांस्टेंट रहा होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और d/dt cos ओमेगा T लिखेंगे। और cos ओमेगा T का जो डिफ्रेंसिएशन है ये -sin ओमेगा T इंटू ओमेगा आएगा, -sin ओमेगा T इंटू ओमेगा आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो n ओमेगा sin ओमेगा T आया। तो ये जो वैल्यू होता है ये EMF का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, इसीलिए इसको E नोट से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा T। इस तरीके के फैराडे नियम से ये वेरिएबल क्या डेवलप हो गया, तो वेरिएबल EMF डेवलप हो गया जो कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। इसी E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा T को हम लोग V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा T भी लिखते हैं। ये E नोट क्या, ये पिक वैल्यू, इसी को बोलते हैं पिक वैल्यू ऑफ EMF। क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू ऑफ EMF, पिक वैल्यू ऑफ EMF। तो चलिए मोटा मोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सारा कॉन्सेप्ट हमने जिक्र कर दिया, जो कुछ भी आपको CBSE या बिहार बोर्ड के सिलेबस में था। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट के लास्ट में ही हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर को शुद्ध हिंदी में परिणमित्र कहा जाता है। ट्रांसफार्मर को ऐसे अंग्रेजी और हिंदी में भी आजकल ट्रांसफार्मर ही लिखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इसी को के लिए जो हिंदी शब्द का इस्तेमाल होता था परिणमित्र।
तो ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। बाय बाय।